हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो फटाफट जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, जल्दी से शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि डेली शाम में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को। जी हाँ फ्रेंड्स, इस फुल लेंथ सेट में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 के 100 प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित यानी कि कंप्लीट सिलेबस जो है बिहार पुलिस का जिस प्रकार से पैटर्न है, वैसे ही हम लोग इस सेट को कवर करते हैं। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जो लोग अब तक लाइक नहीं किए हैं, एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए अब सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिहार पुलिस का यह ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। जिस प्रकार से बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी लोग इस सेट को पूरा लगाइए और अपना अपना स्कोर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हमारा यह सेट नंबर 11 है। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस सेट को सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। मेरे प्यारे भाई बहन, सबको आंसर कमेंट करना है और आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर कमेंट कर देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको पूरी डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। प्रश्न को आप जब भी पढ़ेंगे, चाहे यह सेट लगा रहे हों या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। चलिए बताइए कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः, यहाँ पर देखिए सामान्यतः शब्द लगा हुआ है, किस रंग का उपयोग हुआ था। तो देखिए अगर हम बात करें तो हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे और ये जो मिट्टी के बर्तन थे ये सामान्यतः जो थे ये लाल रंग के थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मृदभांड होते थे इनके ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी। वैसे अगर हम बात करें तो हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर स्लेटी रंग के भी परत पाए गए हैं और साथ साथ कुछ बर्तनों पर काले रंग की भी परत चढ़ाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर सामान्यता लगा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। पूरा का पूरा यह सेट जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूरा सेट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सीएसबीसी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो आपका एडमिट कार्ड का लिंक दिया गया है, वहाँ पर एक और लिंक दिया गया है। उस नोटिफिकेशन में जो OMR का जो यहाँ पर सैंपल दिया गया है, एक बार आप सभी लोग उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि एग्ज़ाम में आपको OMR में क्या क्या भरना है, ताकि उस समय आपको याद रहे कि रोल नंबर भरना है, आपका जो आर्टिकल लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए ये साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो है यह किस युग से संबंधित है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो मेहरगढ़ नवपाषाण युग से संबंधित है, ठीक है। मेहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले की पहला विवरण प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये 4 पुस्तकें दी गई हैं। चारों पुस्तकों के लेखकों का मैं नाम आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न तो वैसे ही आपके कवर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए तारीख़ हिंद। तारीख़ हिंद के लेखक कौन है, तो तारीख़ हिंद के लेखक है अल बरूनी।
तबकात ए नासिरी, ये तबकात है, तबकात ए नासिरी, इसके लेखक हैं मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है, यहाँ पर देखिए ताज उल मासिर, ताज उल मासिर, ताज उल मासिर के लेखक कौन है? तो हसन निज़ामी हैं, हसन निज़ामी हैं। और तारीख़ मुबारक शाही, इसको लिखा है किसने? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो इन चारों पुस्तकों के लेखकों का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स, ये जो बख्तियार खिलजी था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसने जो है नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दिया और राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। यह आपको भलीभांति याद होगा। पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी में जो है याद रखेंगे उसके हमले के बारे में विस्तार से विवरण किया हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बता दिया ये किया था किसने, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो यह किया था किसने? तो फ्रेंड्स बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? चलिए बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करना है। देखिए 1225 ईस्वी में, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार किया था, बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर लिया था और राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया था, हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया था। और एवज के स्थान पर एवज के स्थान पर इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो मलिक जानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। तो देखिए आपको पता है कि यह बलबन ने किया था, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। और बलबन ने जो है कौन सी उपाधि धारण किया था? तो नियामत खुदाई। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है कि नियामत खुदाई की उपाधि किसने धारण किया था? नियामत खुदाई की उपाधि तो याद रखेंगे बलबन ने। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के बाद है। सुल्तान को कार्यों को करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, ऐसा बलबन का मानना था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। अच्छा, ये वांडीवास का युद्ध किस राज्य में हुआ था? अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखना आपको, तमिलनाडु का एक वांडीवासी जगह है, तमिलनाडु का एक वांडीवासी जगह है, वहीं पर यह युद्ध हुआ था। तमिलनाडु राज्य याद रखेंगे। ठीक है, और यह युद्ध जो हुआ था यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आयरकुट कर रहा था। आयरकुट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहा था। कौन कर रहा था? काउंट डी लाली कर रहा था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रांसीसी हार गए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? चलिए बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो देखिए ये हराया था किसने? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट ने, थॉमस बेस्ट। ठीक है, देखिए ये जो कैप्टन बेस्ट था इसके द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निर्भरता को भंग कर दिया और सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा किस अंग्रेज अधिकारी ने? तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? अच्छा, ये इलाहाबाद की संधि जो है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी?
तो याद रखेंगे फ्रेंड्स 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, इसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। कब? तो याद रखेंगे 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो है यह मोहम्मद रजा खां को जो है बनाया था, और बिहार का सीताब राय को बनाया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। और फ्रेंड्स एक बार सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़। इतने सारे लोग देखते हैं और लाइक इतना कम होता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। देखिए शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो अभी मैंने आपको बताया था, डेट सहित मैंने आपको बताया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह होगा 12 अगस्त। यहाँ पर सुधार कर लीजिए, ऑप्शन में 15 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 12 अगस्त बना लीजिए, 12 अगस्त 1765 को। क्लियर, 12 अगस्त 1765 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन से इसमें से मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? चलिए फटाफट सभी लोग इसका जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें से सभी हो जाएगा, सूचना का अधिकार भी, काम का अधिकार भी, शिक्षा का अधिकार भी, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में आपको याद ही है, और ये काम का अधिकार भी। देखिए काम करने का हक आर्टिकल 21 में निहित जीवन के अधिकार के तहत सुरक्षित है, काम का अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी हो जाएगा। सूचना का अधिकार RTI आपको याद ही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह मौलिक अधिकार है, तो सारा का सारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। मौलिक कर्तव्य जो है यह जोड़ा गया था, तो देखिए यह 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है रखा गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस माध्यम से करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग किस माध्यम से करते हैं? चलिए बताइएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 52 जो है इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये आर्टिकल 53 जो है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से यह करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? कि देखिए कितना अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। प्लीज़ आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सेशन को एक बार सभी लोग जल्दी से लाइक कर देंगे, सभी लोग इसको लाइक कर देंगे एक बार फ्रेंड्स, प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए। लाइक बिल्कुल फ्री है मेरे भाई बहन, एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति अगर उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में आपको पता है ना कि अनुच्छेद 65 के तहत, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालेगा, कार्यों का निर्वहन करेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम, राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 में पारित किया गया था। ये प्रश्न बन सकता है
कि राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1969 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम के अनुसार जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। किसके तहत यह कहा गया है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम यह लागू हुआ था 1969 में। क्लियर है? चलिए देखिए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम उनका पूछा गया है। चूँकि ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएंगे सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार, अगर व्यक्ति के अनुसार, चूँकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे, तो व्यक्ति के अनुसार बात करें तो ये 12वें राष्ट्रपति हैं व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन अगर हम बात करें कार्यकाल के अनुसार तो कार्यकाल के अनुसार यह 13वां राष्ट्रपति थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यह 13वां राष्ट्रपति थी या 12वां व्यक्तिगत तौर पर आप कह सकते हैं। ठीक है, भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में तो यह राष्ट्रपति के रूप में 13वां, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर 12वां। क्लियर? चलिए, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? इनका भी क्रम पूछा जा रहा है। तो इनका क्रम जो है व्यक्ति के अनुसार 12वां था और उपराष्ट्रपति के क्रम में इनका क्रम जो है 13वां था। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ साहब हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है, और ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल रह चुके थे? तो पश्चिम बंगाल के। क्लियर है? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी हैं और ये झारखंड की राज्यपाल थीं राष्ट्रपति बनने से पहले। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? बताइए, यह कौन सा अधिकारी है? तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, आर्टिकल 76 आपको याद होगा। आर्टिकल 76 जो है ये भारत के महान न्यायाधीश अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। बोलने का अधिकार इसको है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये भारत का महान न्यायाधीश है यानी कि अटॉर्नी जनरल है। वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल? तो नाम याद रखेंगे, आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी वर्तमान में जो है यह अटॉर्नी जनरल हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एक एमपी की सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तब। सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट कर देंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, अभी बचा हुआ जो 12-13 दिन है, जी तोड़ मेहनत करिए, रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक सेट बनाइए और जो टाइम आपको दिया जा रहा है 2 घंटे का, उसी में प्रयास करिए सेट बनाने का और कोशिश करिए OMR सीट पर सेट बनाने का ताकि आपका अभ्यास हो जाए। ठीक है, चलिए बताइएगा सभी लोग, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। राइट आंसर इसका 60 दिन होता है, आपको याद है। ऑप्शन में अगर 60 दिन रहेगा तो आप 60 दिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 माह दिया गया है तो ऑप्शन 2 माह हो जाएगा, क्योंकि सामान्यतः 60 दिन में 2 महीना होता है। ठीक है, सामान्यतः, वैसे 31 दिन वाला महीना में तो 60 दिन नहीं होगा। ठीक है, चलिए 2 माह यहाँ पर दिया गया है। ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है वह कौन सा ग्रह है? अच्छा, टोटल सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ज़रा भाई एक बार आप लोग कमेंट करिए, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपको आंसर पता भी है या नहीं कि कितने ग्रह होते हैं, कितने ग्रह हैं अभी। तो टोटल ग्रह जो हैं ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह कौन कौन से? तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर है? ये बिल्कुल मैंने क्रम से नाम बताया है। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बात करें तो सबसे पहले बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और आखिर में वरुण। क्लियर है? कौन से 2 ग्रह हैं याद रखेंगे जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास जो है, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो यह अब शनि ग्रह हो गया है, शनि ग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए।
सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है ये कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म जो ग्रह है यह ग्रह कौन सा है? तो यह ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भंगनी, मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा, इवनिंग स्टार सांझ का तारा कहा जाता है। चलिए, और लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है ये कहा जाता है किसको? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब किस ग्रह को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है आपको शुक्र ग्रह को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। लगभग में यहाँ आपको बताना है। ठीक है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए एक बार। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग एक बार इसका आंसर कमेंट कर दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है ना कि 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए लगभग में बताना है, तो लगभग में 8 मिनट यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में राइट आंसर दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसको क्या कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन में यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? तो आप लोग इसको सुधार लेंगे। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सौर दिवस। इसको सौर दिवस कहा जाता है। ठीक है, इसको सौर दिवस इसको कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च चोटी, तो आपको याद है ना, भारत की सर्वोच्च चोटी जो है यह कौन सी है? राइट आंसर बताइए। भारत की सर्वोच्च चोटी जो है यह गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2 जिसको हम लोग कहते हैं। और विश्व की अगर पूछेगा तो विश्व की माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको याद रखना है 8,848.86 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप एग्जैक्ट याद रखेंगे। देखिए, हिमालय से हिम रेखा निम्न के बीच होता है। हिमालय से हिम रेखा निम्न के बीच होता है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखाओं की ऊंचाई जो है ये अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। अगर हम औसत हिम रेखा की ऊंचाई की बात करें तो उत्तरी भाग पर 5500 से लेकर के 6000 मीटर, 5500 से लेकर के 6000 मीटर, और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार से पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर और पूर्वी हिमालय की 4300 मीटर पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4300 से लेकर के, देखिए यहाँ 43 और ये 6000 मैक्सिमम, तो 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। और बहुत ही बढ़िया सेट है, इस सेट को लगाइए और अपना अपना स्कोर जो है सेशन के एंड में कमेंट करके बताइए। बताइए हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो देखिए हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। ठीक है, याद रखेंगे राइट आंसर इसका शिवालिक हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है यह आपसे पूछा जा रहा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग मेरे भाई बहन सबको आंसर कमेंट करना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है यह हुआ है, देखिए 1.7 मिलियन वर्ष, 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व सेनोजैविक युग में, सेनोजैविक युग में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेनोजोइक युग हो जाएगा। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? बताएंगे। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। दूसरे राज्यों की तुलना में है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय। चलिए, भारत में औसत पर सीमांत ज्योत 0.38 है। भारत में औसत पर सीमांत ज्योत 0.38 है, जो कि यह 1 हेक्टेयर से भी कम है, जो कि यह 1 हेक्टेयर से भी कम है। चलिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का, आज मैं जल्दी जल्दी सेट करा रहा हूँ। आप लोगों का कहना है कि बहुत स्लो होता है, भाई मैं तो 1 घंटे से भी अंदर करवा देता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 ढाई घंटे सेट करवाते हैं। तो चलिए, आप ही का बात मैं मानता हूँ और आज जल्दी जल्दी हम लोग कवर करते हैं। वैसे भी जल्दी करना भी पड़ेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में समय कम है। जो समय आपको बचेगा, बाकी समय आप दूसरे सब्जेक्ट पर लगाएंगे जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है। ठीक है, चलिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है यह कौन करता है? तो फ्रेंड्स, यह करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। देखिए, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी कृषि मूल्य आयोग के नाम से, कृषि मूल्य आयोग के नाम से। लेकिन 1985 में इसका नाम रखा गया कृषि मूल्य आयोग। ठीक है, इसका नाम बदल करके कृषि मूल्य आयोग के स्थान पर इसका कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए, भारत में अर्थ शोधन अधिनियम 2000, यह अर्थ शोधन अधिनियम कौन सा है? 2002 है। ठीक है, अर्थ शोधन अधिनियम, भारत में अर्थ शोधन अधिनियम 2002 यह लागू हुआ था 1 जून 2005 से, 1 जून 2005 से। फिर इसका पुनः संशोधित अधिनियम 2009 में आया। ठीक है, जिसको लागू किया गया था 1 जून 2009 से। फिर इसका संशोधित अधिनियम 2012 में आया, जिसको कि 15 फरवरी 2013 से लागू किया गया था। ठीक है, तो यह पहली बार 2005 में। शब्द में TRIMS, देखिए ये बार बार प्रश्न मिल रहा है, हर सेट में मिल जा रहा है। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर इसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। चलिए, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? प्रति व्यक्ति आय अधिकतम गोवा का है। यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है। तो हाल ही में कुछ आंकड़े अभी जो पिछले 2-3 साल में मिले हैं, उसके अनुसार बिहार इसका आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, चलिए बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आंसर इसका आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए बताइए, जल्दी से आंसर सभी लोग कमेंट करिए। मैं समय दे रहा हूँ आपको 5-7 सेकंड का, आंसर आप कमेंट करिए। सभी लोग आंसर करेंगे, इस प्रश्न को लगाई, सभी लोग लगाइए। ठीक है, चलिए, टोटल जो है 12 जिलों से होकर के गंगा नदी गुजरती है, 12 जिलों से। ठीक है, 12 जिलों से होकर के गुजरती है। नाम आपको याद रखना है, 12 जिलों से होकर के गुजरती है। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार से। ठीक है, चलिए एक बार मैप देखिएगा तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और सबसे लंबी गंगा नदी जो है यह पटना में है, पटना में। ठीक है, इसकी लंबाई सर्वाधिक जो है बिहार में अगर बात करें तो यह पटना में है। ध्यान रखेंगे, दूसरा स्थान पर भागलपुर आता है। चलिए, बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो मैंने आपको बता भी दिया किस जिले में, तो यह पटना जिले में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पश्चिम चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? बताइए राइट आंसर। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यह मिट्टी जो है यह कौन सी मिट्टी है? तो यह नवीन जलोढ़क मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये सभी नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी में लाए गए गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला जो है यह कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। अगर भारत में पूछेगा कि सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन बिहार में जो जिला सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है, यह जिला कौन सा है? तो यह पूर्णिया है, पूर्णिया है। चलिए, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार जो है यह बाढ़ के लिए फेमस है।
उत्तर बिहार में चूँकि कई नदियाँ पाई जाती हैं जो कि गंगा से भी आकर के मिल जाती हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्र की नदियाँ ये बाढ़ का कारण भी बनती है। ठीक है, और उत्तर बिहार में नेपाल से भी पानी आता है, ये सब भी आपको पता है। तो यह आपका बाढ़ हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय पूछा गया है। ओपेक का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना इराक के बगदाद में हुई थी। इराक के बगदाद में 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। ऑस्ट्रिया के यहाँ में लिखते हैं ऑस्ट्रिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के वियना में है। चलिए, किस खेल के परिसर को डायमंड कहते हैं? डायमंड खेल परिसर से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो किस खेल परिसर को डायमंड कहते हैं? चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस खेल परिसर को डायमंड कहते हैं? तो डायमंड कहा जाता है बेसबॉल के परिसर को। गोल्फ के परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। टेनिस के परिसर को क्या कहा जाता है? टेनिस के परिसर को गोल्फ के कोर्स कहा जाता है, कोर्ट नहीं, इसको कोर्स कहा जाता है। ठीक है, कोर्स कहा जाता है, यहाँ सुधार कर लीजिए। टेनिस के परिसर को कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, और बाउल्स के परिसर को क्या कहा जाता है? तो ग्रीन्स कहा जाता है, ग्रीन्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो आपको याद है ना फ्रेंड्स, याद है ना कि W इक्वल टू क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, mgh। यहाँ पर मास दे रखा है 1 किलोग्राम। जी आपको पता है 9.8 होता है। ठीक है, 9.8 होता है। और यहाँ पर हाइट भी देखिए कितना दिया गया, 9.8 ही इसका हाइट दिया गया है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 9.8 2 बार है, तो 9.8 का पावर इस तरह से 2 जूल आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए, ठीक है, 1 वाट आवर कितना बराबर होता है? 1 वाट आवर आपको बताना है कितना जूल के बराबर होता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। अच्छा, 1 किलो वाट आवर आपको याद होगा, ये तो आपको निश्चित रूप से याद होगा। 1 किलो वाट आवर में 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलो वाट आवर में, 1 किलो वाट आवर में। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 वाट आवर पूछा गया है, तो उस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल हो जाएगा। ठीक है, 3 जूल हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। खाली ऑप्शन देखें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। साइंस का प्रश्न बड़ा ही बेहतरीन है, इसमें साइंस का प्रश्न जो है बड़ा ही बेहतरीन है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, लगाइए इस प्रश्न को। देखिए, अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन अणु प्रत्येक नाइट्रोजन द्वारा 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। क्योंकि न्यूट्रॉन में आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5, तो यहाँ 3 और यहाँ 2। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो साझेदारी हो रहा है वही कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु प्रत्येक नाइट्रोजन द्वारा 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। इसीलिए साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये 6 हो जाएगी। कितनी? 3 यहाँ देखिए, 3 यहाँ देखिए, ये 6 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? अम्ल वर्षा एसिड रेन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्लीज़ आपसे मैं एक बार फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया, जो लोग लाइक कर दिए हैं वो लोग लाइक नहीं करेंगे, जो लोग लाइक नहीं किए हैं वही लोग लाइक करेंगे। चलिए कर दीजिए जल्दी से लाइक। अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो अम्ल वर्षा जो है यह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है,
किसके कारण से? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, किसके कारण से? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग में दो गैसों ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इसमें दो गैस ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, जो धातु के काटने में यानी कि मेटल कटिंग में प्रयुक्त होती है, मेटल कटिंग में प्रयुक्त होती है। और ऑक्सीजन का उपयोग जलाने के लिए किया जाता है। जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण एक निश्चित तापमान पर धातु पर पड़ता है तो उस स्थान पर धातु पर ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे धातु जो है कट जाती है, यानी कि गहन ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, ठीक है। चलिए बताइएगा कि इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है। देखिए अगर हम बात करें तो सामान्य मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। पहले सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, गुणसूत्र की संख्या कमेंट करना है, जोड़ी नहीं कमेंट करना है। गुणसूत्रों की संख्या सामान्य मनुष्य में तो ये 46 होती है, जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी होती है। लेकिन इस जो रोग है यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें 47 हो जाती है, ठीक है, 47 हो जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है। पित्तरस का निर्माण जो है ये कहाँ होता है, पित्तरस क्षारीय होता है, ठीक है। इसका निर्माण जो है कहाँ पर होता है, इसका निर्माण यकृत में होता है, लिवर में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। निर्माण इसका यकृत में होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पादप का सेल यानी कि पादप का जो सेल वाल है, ठीक है, सेल वाल कोशिका जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोल सकते हैं, यह बना होता है। तो पादप का सेल वाल किसका बना होता है, तो यह बना होता है सेलुलोज का, ठीक है, सेलुलोज का, कवक का काइटिन का बना होता है, कवक का काइटिन का बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 4 ओम प्रतिरोध पर 10 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी। चलिए बताइएगा आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए 30 मिनट दिया गया है, तो इसको अगर हम सेकंड में बदल दें तो 60 से गुना कर देंगे तो ये 1800 सेकंड हो जाएगा ना, 1800 सेकंड। अब देखिए आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर देखिए 4 ओम प्रतिरोध पर 10 एम्पीयर की धारा 30 मिनट पर यानी कि अब 18 सेकंड तक प्रभावित करने पर ऊर्जा कितनी होगी। H इक्वल टू पढ़ा है आपने I² RT, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए I कितना दिया गया, I यहाँ पर 10 एम्पीयर दिया गया, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए R 4 ओम दिया गया है और समय जो है 1800 सेकंड दिया गया है, क्लियर है, 1800 सेकंड। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 चौका 72, 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि ये 10 है तो 100 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर और 2 जीरो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यानी कि ये 4 जीरो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 4 जीरो हो जाएगा। तो अब इसका कितना हो जाएगा, 72 गुना 10 के पावर 4 जूल हो जाएगा, 72 गुना 10 के पावर 4 जूल। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि वायुमंडल, देखिए वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। ऊपरी परत के द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का जो है अवशोषण किया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए यह परावैंगनिक किरण हो जाएगा। परावैंगनिक किरण, इससे क्या होता है, चर्म कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यह। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर के बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। और सूर्य से निकलने वाले परावैंगनिक किरण को ओजोन परत के द्वारा शोषित कर लिया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, जिससे मैंने आपको बताया था कि ओजोन के एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर के बनते हैं। कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। कांच का नीला रंग जो है यह कौन प्रदान करता है। कांच का नीला रंग जो है यह किसके कारण होता है, तो यह होता है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए जल्दी से। तो देखिए यह कांच का नीला रंग होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण से, ठीक है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण कांच का हरा रंग होता है, ठीक है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण कांच का हरा रंग होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग भूरा भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत जो है लागू होता है, तो ये कौन सा है, तो ये रैखीय संवेग संरक्षण, आपको याद होगा संवेग संरक्षण हो जाएगा। संवेग क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, ठीक है, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। और ये जीवाणु जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ज़मीन में स्थिर रखते हैं, ठीक है, जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। दलहनी इसका राइट आंसर दलहन हो जाएगा। डीएनए पाया जाता है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। और यह मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है, तो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो साइटोलॉजी जो है यह अध्ययन कहलाता है कोशिका का, ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन जो है ये हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्लियर। चलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 जून के दिन, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए, और पहली बार ये कब मनाया गया था, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये कहाँ पर है, तो देखिए इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और यह हैदराबाद में है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसका स्थापना किया था। पश्चिम बंगाल में है यह, बोलपुर में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बोलपुर में है यह, आपको याद भी होगा, अगर आप गए भी होंगे, बड़ा ही रमणीय जगह है, जाइएगा कभी। और इनको गुरुदेव भी कहा जाता है, आपको याद भी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए राइट आंसर विश्व भारती हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आरबीआई में जो लोगो होता है ना, उसमें एक पेड़ आपको दिखता होगा, वह किस चीज़ का पेड़ है, ये आपसे पूछा गया। अच्छा आरबीआई की हम बात करें तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर हैं। और अगर हम बात करें तो इसके लोगों में ताड़ का पेड़ है, ठीक है, ताड़ का पेड़ है, ध्यान रखेंगे, ताड़ का हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिडकल परियोजना जो है, ये हिडकल परियोजना ये कर्नाटक में है, किस नदी पर है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। हिडकल परियोजना कर्नाटक में है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि कर्नाटक में है और किस नदी पर है, तो यह घाट प्रभा नदी पर है, घाट प्रभा नदी पर है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, ठीक है, ये सब आप काकरा पार पूछा जाता है, ताप्ती नदी पर है, काकरा पार, ठीक है, काकरा पार ताप्ती नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध जो है यह कितने दिनों तक चला था। महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास है, वेद व्यास है। अच्छा इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं वो लोग इसका आंसर कमेंट करके बता देंगे। देखिए शराबबंदी आंदोलन जो है यह लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, शराबबंदी आंदोलन। तो देखिए शराबबंदी आंदोलन को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है यह राज्य कौन सा है, तो 1965 में सबसे पहले गुजरात ने लागू किया था, 1965 में ही, ठीक है। चलिए राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद उसमें 47 के अंतर्गत जो है राज्यों में शराबबंदी लागू की जा सकती है, किसमें से, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जो है प्रावधान है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किनके बीच की संधि है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि यूएसए और रसिया के बीच में है, यूएसए और रसिया के बीच में है। इस संधि का लक्ष्य हथियारों का बड़ा भंडार बनाने की तरफ बढ़ते रुझानों को पर काबू पाना है
और यह संधि 2021 में समाप्त भी हो गया था। ठीक है, 2011 में लागू हुआ था स्टार्ट संधि। स्टार्ट का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स मतलब हथियार होता है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, 2011 में लागू हुआ था यूएसए और रसिया के बीच में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था नेकचंद ने। किसने किया था? नेकचंद ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंडीगढ़ रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में सुखना झील है, याद रखिएगा, सुखना झील चंडीगढ़ में है, सुखना झील। चलिए, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव मनाया? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगई महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? याद रखेंगे, संगई मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों की राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पद से स्थापित किया गया था? बताइए, गणतंत्र दिवस 2023 यह 74वां गणतंत्र दिवस था। क्रम याद रखिएगा, अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ये मुख्य अतिथि थे। और 74वें गणतंत्र दिवस में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? तो उत्तराखंड की झांकी को। राइट आंसर बताइए कि कितने कर्मियों की राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से स्थापित किया गया था, सम्मानित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 47 कर्मियों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम पर मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इनको हो जाएगा पद्म विभूषण सम्मान, पद्म विभूषण सम्मान। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर देखिएगा भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान ने किया है? तो ये कौन सा है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने। चलिए, ये भार ओएस जो है, ये ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मतलब होता है। ठीक है, यानी कि यह एक प्रोग्राम है कंप्यूटर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की यह श्रृंखला है। ठीक है, आईआईटी मद्रास राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, तो यह कौन सा है? तो यह केरल का कौन सा जिला है? तो यह केरल का कोल्लम है, केरल का कोल्लम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा? दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा? दुर्गा का पर्यायवाची जो होगा वो क्या होगा? तो दुर्गा का धात्री होता है, कलिका होता है, चंडी होता है, कामाक्षी होता है, चामुंडा, चंडिका, ये सब होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारती जो है यह भारती सरस्वती का होता है। ठीक है, श्री जो है ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द होता है। और ज्योत्सना जो होता है यह चांदनी का पर्यायवाची होता है। क्लियर? उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का जो है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, अपकर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। विचित्र का मतलब आपको पता है ना, अनूठा होता है। विचित्र का मतलब भिन्न होता है। ठीक है, विचित्र का मतलब विलक्षण होता है, रहस्यमय नहीं होता है। तिलिस्मी, रहस्यमय, ये सब अलग शब्द हैं। ठीक है, जो छाती के बल गमन करता है, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो छाती के बल गमन करता है उसको क्या कहते हैं? उसको उरग कहते हैं, उसको उरग कहते हैं। ठीक है, सिर पर पाँव रख करके भागना यानी कि मुहावरा है यह, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है तुरंत भाग जाना। ठीक है, तुरंत भाग जाना। चलिए, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का संधि विच्छेद, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। उड्डयन का आपका हो जाएगा उत प्लस यहाँ पर देखिए दिया गया उत प्लस डैन। ठीक है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, इस वाक्य को पहचानना है। तो इस वाक्य में क्या है? तो इसमें इच्छावाचक है। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य यह कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वाक्य शुद्ध कीजिए, रोगी को काट करके सेब खिलाओ। रोगी को काट करके, इसका शुद्ध करके बताइए। तो रोगी को काट करके सेब खिलाओ, यह हो जाएगा कि रोगी को सेब काट करके खिलाओ, रोगी को सेब काट करके खिलाओ। ठीक है, चलिए,
बुंदेले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बताइए इस पंक्ति का रचयिता कौन है? याद होगा आपने, अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, बुंदेले हर बोलो की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बैताल पचीसी के रचनाकार, बैताल पचीसी के रचनाकार इसमें से हो जाएगा सुरती मिश्र। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। आई जस्ट खाली स्थान दिया गया डेट पीटर इज इन ऑस्ट्रेलिया। आई जस्ट क्या होगा? आई जस्ट हैव हर्ड। ठीक है, हैव हर्ड दैट पीटर इज इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसके बाद देखिए एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। थ्रिफ्टी का उल्टा आपको बताना है। थ्रिफ्टी का उल्टा, थ्रिफ्टी मतलब किफ़ायती होता है और इसका उल्टा वेस्टफुल हो जाएगा। वेस्टफुल यानी कि अपव्ययी, अपव्ययी हो जाएगा। देखिए सिनोनिम बताना है एक्सप्लिसिट का। ये कई दफ़ा शब्द आपको मिल भी गया होगा। एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट होता है और इसका ऑब्वियस हो जाएगा, इसका स्पष्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर आपको एरर बताना। अगर यहाँ पर एरर नहीं है तो आप नो एरर पर टिक लगाएंगे। देखिए द जीएम ऑफ द कंपनी, यानी कि जो जीएम है कंपनी का, डिस्पेंस्ड द मैनेजर्स सर्विस। बताइए क्या होगा यहाँ पर? शुद्ध आपको मतलब एरर ढूंढना है कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका सी वाला जो होगा ना, यहाँ मैनेजर्स नहीं होगा, मैनेजर सर्विस होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। ए राइज इन रेंट्स एंड वेग्स हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, राइज इन रेंट्स एंड वेग्स। ठीक है, जो वेजेस है, वेज और रेंट्स, हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज़ का यहाँ होगा। ठीक है, हैज़ हो जाएगा यहाँ पर। चलिए चूज द करेक्ट पैसिव एक्टिव वॉइस। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। बताइए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, इट कांट बी डन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए चूज द, यहाँ पर आपको सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द ऑब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ किसी भी सरकार का राज्य नहीं होता है उसको अराजकतावाद कहते हैं, यानी कि एनार्की कहते हैं। ये शब्द आज ही मैंने कराया था शायद आपको। ठीक है, तो द ऑब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज कॉल्ड एनार्की, अराजकतावाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 के बाद 87 के बाद 88 देखिएगा कि हिज आर्गूमेंट्स कट नो आइस। ये इडियम फ्रेज आपको बताना है जो रेड किया गया यहाँ पर। देखिए कट नो आइस विथ मी, यानी कि कट नो आइस का मतलब होता है कि प्रभावित नहीं करना, प्रभावित नहीं करना, यानी कि हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। ठीक है, हिज आर्गूमेंट कट नो आइस विथ मी, यानी कि हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोच समझ करके आंसर करिए। देखिए वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू हिज बर्थडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही इसमें से कौन सा लिखा गया? एम्बेरसमेंट जो है यह सही ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इन 19 प्रश्नों में से 90 प्रश्नों में से क्या करिए, अपना स्कोर आप अभी कमेंट कर दीजिए। तब तक मैं मैथ वाला आंसर फटाफट बता देता हूँ। 2 7 12। उसके बाद कह रहा है कि 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 10वां पद आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 10 जो निकालना आपको, मान लीजिए एन टर्म है तो इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर देखिए a, यानी कि a जो है यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो 2 प्लस nवां टर्म आपको निकालना है। तो nवां टर्म आपको निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? nवां टर्म आपको जब निकालना है तो आप n जो है 10 है, n 10 है, तो 10 माइनस 1 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 इंटू कितना? d। डिफरेंस कितना है? देखिए 2 5 7 5 12, यानी कि 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 9 5 45 और 2 47 होगा। तो 47 इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और वर्गों के बीच का अंतर 60 है। वर्गों के बीच का अंतर यानी कि मान लीजिए ए और बी का अंतर कितना है? 6 है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बीच का अंतर कितना है? तो 60 है।
अब आपको पता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये कितना दिया गया, 60 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी आपको पता है कितना है, तो 6 है। तो आप इसको इजीली से निकाल लेंगे, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 6 इधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा, यानी कि 6 दहिया 60 यानी कि 10 है। ठीक है, तो आप उनके घनों का योग कितना होगा, उनके घनों का योग कितना होगा, उनके घनों का योग कितना होगा, तो ये आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। उनके घनों का योग यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू कितना हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आप इजीली निकाल लीजिएगा। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 945। एक मिनट रुक जाइए, नहीं 520 हो जाएगा, 520 हो जाएगा। ठीक है, 520 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा इतना इतना दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको हीरोन का फॉर्मूला आपको पता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये निकाल लीजिएगा, आसान है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 94 का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 का देख लीजिए, 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 95 का करेक्ट आंसर आपका 9:2 हो जाएगा। 96 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें से 1 हो जाएगा। 97 का करेक्ट आंसर देख लीजिए, 97 का 10 वर्ष हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 200। 99 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 12/5 हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन 100 का करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा।